Sri Punya, very brief. माननीय सभापति जी, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सभापति जी, आप जानते हैं पूरा विश्व मंदी की दौर से गुजर रहा है। इन परिस्थितियों में माननीय वित्त मंत्री जी ने एक विकास परक बजट पेश किया है, जिसमें आम सामान्य खर्चों के लिए, ब्याज भुगतान के लिए, सब्सिडी के भुगतान के लिए, छठे वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए, रक्षा के लिए जहां पर बढ़ाकर प्राविधान किया गया है बजट में, वहीं विकास कार्यों के लिए, आम आदमी के कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र, किसान और मजदूर के लिए बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है। सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं सदन में ये घोषणा की थी कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 10 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च का ये बजट है, और इस 10,20,838 करोड़ के व्यय में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 6,95,689 है, प्लान एक्सपेंडिचर 3,25,149 है, और इस प्लान एक्सपेंडिचर में सेंट्रल प्रोजेक्ट स्कीम्स के लिए 2,39,840 रुपया तथा 85,309 करोड़ रुपया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में देने का प्राविधान है। इस पूरे खर्चे की पूर्ति के लिए 6,14,497 करोड़ की धनराशि रेवेन्यू रिसीट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगी, और 4,06,341 करोड़ कैपिटल रिसीट्स के माध्यम से हमें आय प्राप्त होगी। इस प्रकार रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को जोड़कर जितना हमारा खर्चा होना है, एक्सपेंडिचर 10,20,838 करोड़ के खर्चों की पूरी धनराशि की प्राप्त हो जाती है। कैपिटल रिसीट्स में 4,996 करोड़ रुपए की प्राप्ति बाजार से कर्ज से प्राप्त माध्यम से दिखाई गई है, और यही फिस्कल डेफिसिट है, जिसके बारे में दूसरी तरफ बैठे हुए हमारे विद्वान साथियों ने काफ़ी आपत्ति की थी, आलोचना की थी। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यदि जितनी आमदनी हमारे पास होती है और उसी के सापेक्ष अगर खर्चे का बजट आता है, तो ये कोई बजट नहीं, ये हाउसवाइफ का बजट है। एक गृहिणी अपने आमदनी देखती है और उसके हिसाब से अपने खर्चों को सीमित करती है, लेकिन देश का बजट इस तरह से नहीं बनाया जा सकता। एक गृहिणी देखती है कि उतने ही पैर पसारो जितना कि उसकी चादर है, लेकिन देश में जो आवश्यकताओं को देखते हुए, खर्चों का आकलन करते हुए, फिर उसके बाद आमदनी की व्यवस्था की जाती है। तो ये मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने आवश्यकताओं और खर्चे का आकलन करते हुए रिसोर्सेज की व्यवस्था की है, और ये काम उन्होंने बखूबी किया है, जिसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई हो। दुनिया विषम परिस्थितियों से गुजर रही है, ये सब जानते हैं। हिंदुस्तान पर भी उसका असर पड़ा है। 3 स्टिमुलस पैकेजेस 1,86,000 करोड़ रुपए के देने के बाद हम इस स्थिति पे हैं कि 6.7% विकास दर हमने हासिल किया है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी 3 चुनौतियां बजट में जो रखी थी, उसमें पहली चुनौती है टू लीड द इकोनॉमी back to 9% rate of growth
एट द अर्लीस्ट। ये एक प्रोएक्टिव रोल है वित्त मंत्री जी का, मार्केट फोर्सेस पे उन्होंने नहीं छोड़ा है। प्रोएक्टिव रोल लेके एक लीडरशिप दिखाते हुए इकोनॉमी को सुदृढ़ करने का, उसकी मजबूती लाने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। खर्चों में वृद्धि करो ताकि लोगों की आय बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े, वृद्धि होगी, मांग बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। और इन खर्चों में भी विशेषकर देहाती क्षेत्र, किसान और मजदूर के लिए सबसे पहले पहुंचने की व्यवस्था की गई है। माननीय सभापति जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेतहाशा खर्चे का प्राविधान किया गया है। हाईवेज में 23% की इंक्रीज, रेलवेज में 50% की इंक्रीज, जो ऊर्जा विभाग का APDRP प्रोग्राम में 160% की वृद्धि, जो 2080 करोड़, नरेगा में 144% की वृद्धि, भारत निर्माण योजना में 45% की वृद्धि, PMGSY में 59% की वृद्धि, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 27% की वृद्धि और इंदिरा आवास में 63% की वृद्धि की गई है। और मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो मदद करेगी अर्थव्यवस्था को सुधारने में। माननीय सभापति जी, मैं आपके संज्ञान में एक चीज अवश्य लाना चाहूंगा कि ये बजट है, बहुत अच्छा बजट है, लेकिन ये क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। अगर ये चाहें कि देश विकास करेगा, देश की तरक्की होगी और उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा वैसे के वैसे बने रहें, तो इससे देश का विकास नहीं हो सकता। देश का विकास तभी होगा जब हिंदुस्तान के सभी प्रदेश का विकास हो। हमें मानक बना लेने चाहिए, शिक्षा का मानक बना लें, चिकित्सा का मानक बना लें, सड़कों का मानक बना लें और जो विभिन्न चीज होती हैं, पानी है, रोजगार है, इसका स्टैंडर्ड बना लें, इसका पैरामीटर्स बना लें और उसके देखते हुए मैं समझता हूं कि केंद्रीय सहायता और योजनाओं में धनराशि दी जानी चाहिए। पर्यावरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज से मैं समझता हूं कि 20 साल से यहां से धनराशि दी जाती है पेड़ उगाने के लिए, पेड़ उगाने के लिए। माने थोड़ी सी सुनना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पेड़ उगाने के लिए अगर 20 साल का एग्रीगेट दे दी जाए, टोटल देख लिया जाए कितने पेड़ लगे हैं, मैं समझता हूं आंकड़ों के हिसाब से इस पृथ्वी पर जगह नहीं बचेगी, सब जगह पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। बेतहाशा वनों का कटान हो रहा है और वनों का कटान रोकने के लिए नियम बना, अधिनियम बना है केंद्र सरकार का, उसकी अवहेलना हो रही है। और तब क्या हो, जब राज्य सरकारें स्वयं एक पार्क और मूर्ति लगाने के लिए पेड़ों का ग्रीन बेल्ट को काटना शुरू कर देते हैं और केंद्र सरकार के बनाए हुए कानून की अवहेलना करते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय, मैं एक अवश्य बात यह भी कहना चाहूंगा कि जो हजारों हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को भेजा जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था सही होनी चाहिए। उस धनराशि का सही उपयोग नहीं होता। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले यहां से केंद्रीय मंत्री जाते थे, केंद्रीय विभाग के सचिव जाते थे, वो समीक्षा करते थे, वो देखते कि जो योजनाएं जिन पर ये खर्चा हो के आवश्यक था, उस पर खर्चा हुआ कि नहीं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जब आप केंद्रीय संतुलन के दूर करने की बात करते हैं, स्थानीय संतुलन की बात करते हैं, तो उसमें इसलिए भी आवश्यकता है कि एथनिक बैलेंस भी हमारा होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जितनी धनराशि है उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के माध्यम से हमने व्यवस्था की कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष योजना बने, लेकिन उस पैसे का सामान्य योजनाओं के माध्यम से उसको खर्च कर दिया जाता है। इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। मान्यवर, डिलीवरी सिस्टम बहुत जरूरी है, यह अत्यंत आवश्यक है। माननीय तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने 2007 के एनडीसी में ये घोषणा की थी कि 1 रुपया अगर गरीब के लिए हम भेजते हैं तो उस पर हमारा केंद्र सरकार का खर्चा 3 रुपये 60 पैसे आता है, तो 4 रुपये 60 पैसे। और उस 1 रुपये की बात राजीव गांधी जी ने कहा था, हम 1 रुपया भेजते हैं तो उसका 15 ही पैसे वहां पहुंचता है। राहुल जी ने जब बुंदेलखंड का दौरा किया, जगह जगह गए, वहां की जमीनी हकीकत देखी, तो उन्होंने कहा कि ये तो 10 पैसे से भी कम है।
तो ये Right, 4 रुपए 60 पैसे हम बेचते Please wind हैं up, please और wind up, 10 please. पैसे अगर पहुंचता है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस पर हमको विचार करना चाहिए। okay, okay. अगर 1 मिनट मुझे दें तो माननीय एक अवश्य और बात करना चाहूंगा कि ये फिस्कल हेल्थ ऑफ दिस नेशन, हमारी क्या फिस्कल हेल्थ है। हम ये अच्छी तरह से ये जब देखते हैं कि हमारी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर 6,95,679 करोड़ है और रेवेन्यू रिसीट सिर्फ 6,14,000 करोड़ है और कैपिटल रिसीट में हमारा प्लान एक्सपेंडिचर सिर्फ 3,25,000 करोड़ है। अगर इसमें से 3,25,000 के प्लान को हम फंड करने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ रहा है, इसका तात्पर्य है कि हमारी जो इन हाउस जो इनकम है वो हमारे किसी भी योजना को फंड करने के लिए सक्षम नहीं है और हमें कर्ज का सहारा लेना पड़ रहा है। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए, एक समीक्षा करनी चाहिए, एक चिंतन करना चाहिए कि हमारा देश की फिस्कल हेल्थ क्या है और इन आंकड़ों के सहारे मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी जवाब देंगे, इसका जरूर उल्लेख करेंगे। और मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत ही शानदार बजट पेश किया है जो समेकित विकास और गरीबों के विकास और किसानों के विकास के लिए समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद। शरीफ